गुलिस्तान में आपका खैर मकदम है। 10 साल के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए, लेकिन इलेक्शन के नताइज भी सामने आए। उसी सिलसिले में पीर पंचाल, किश्तवाड़, बाकी सब जगहों से जो एक यहाँ पे नौशहरा में जिसने जीत हासिल की, सुरेंद्र चौधरी, जिसने बीजेपी के कदावर नेता रविंदर रैना को हराया। लेकिन आज ये अचानक सेंट्रल कश्मीर के गांधरबल जिले पहुंचे। लेकिन हमने सोचा इसके साथ थोड़ी देर यहाँ पे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि अब सरकार बनने वाली है। कल जो उमर साहब ने एलजी साहब के साथ फाइनलाइज किया और आज भी अभी सूत्रों के मुताबिक 10 कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, तो क्या सुरेंद्र चौधरी उसमें शामिल है? और उसके बाद भी थोड़ा अपडेट लेंगे। सबसे पहले हम सुरेंद्र चौधरी साहब से जानना चाहेंगे कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्योंकि स्टेटहुड नहीं है, आर्टिकल 370 है, बाकी सारे मामला हैं। 10 साल में अभी लोगों के पास काफी सारे मुश्किलात है। क्या है उसके तासुरात, उससे जाना चाहेंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नौशहरा के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी जात से हैं, किसी भी बरादरी से हैं, किसी भी मज़हब से हैं, क्योंकि 10 साल बाद इलेक्शन हुआ और जम्मू सूबे के अंदर एक वेव थी। उस वेव के खिलाफ जाके नौशहरा से लोगों ने मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे जिताया है और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये तो कुदरती हम दोनों का यहाँ मेल हो गया, क्योंकि मैं बाबा नगरी में गया था मियाँ साहब को मिलने और वहाँ दुआ कराने ज़ियारत के ऊपर, और यहाँ खाना खाने लगे और आपसे मुलाकात हो गई। और ये मुलाकात हमेशा मुझे राहिल नदी के किनारे याद रहेगी। थैंक यू। और क्योंकि मैं कई बार निकलता है इस राहिल नदी को हम देखते थे, नदी को देखते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इसके किनारे बैठ के हमको इंटरव्यू करेंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर आज एक उस जंक्शन पे खड़ा है जहाँ के ऊपर जहाँ पे ना आज 370 स्पेशल स्टेटस है, ना ये स्टेट है। 370 स्पेशल स्टेटस भी हट चुका और ये स्टेट से टूट के यूटी हो गया। और 10 सालों के अंदर आज भी जब हम ये 2024 का इलेक्शन लड़े और इस इलेक्शन में लोगों के वही मुद्दे थे, जो मुद्दे जो आज की यहाँ पे जो मेरे मुकाबले में जो कैंडिडेट खड़ा था बीजेपी का, वो हमेशा कहता था कि जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव हो गया, जम्मू कश्मीर के हालात बड़े सुधर गए। लेकिन जब आज जम्मू सूबे के अंदर भी मुझे जाने का, हर जगह जाने का मौका मिला, और आज कश्मीर में भी गांधरबल से, क्योंकि पहले मैं माता खीर भवानी में गया था क्योंकि आज नौमी थी और दशहरा था, और मैं सब लोगों को आज दशहरे के शुभ अवसर पे सबको मुबारकबाद दूंगा, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं किसी भी बरादरी के, वो हमारे साझे होते हैं। और यही जम्मू कश्मीर का भी, और यही हिंदुस्तान की अनेकता में एकता की एक मसाइल है। तो आज जब मैं यहाँ से होके वापस जा रहा हूँ और देख रहा हूँ हालात वैसे के वैसे ही हैं। अब पता नहीं उनकी नज़र में क्या बदला है जम्मू कश्मीर में। जब 370 हटा था उस समय भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में रोजगार की बाढ़ लग जाएगी, जम्मू कश्मीर में यहाँ तामीर और तरक्की के एक अलग से एक ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा कि कहीं रोड कच्ची नहीं रहेगी, हर कोई गड्ढा नहीं रहेगा, बिजली और पानी के बगैर लोग नहीं होंगे। यहाँ जहाँ भी टूरिज़्म का बड़ा एक माहौल बनेगा। यहाँ आज जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप और भी जहाँ भी बातें करें, चाहे माहौल की बातें करें, तो क्या बदला है? बदला कुछ नहीं है। जो 2014 से पहले हालात थे आज वही हालात हैं। उस समय भी जो पीस था आज भी पीस है। हमें पता नहीं जम्मू कश्मीर में क्या बदला। लेकिन रही जहाँ तक ताल्लुक रही जो मेरे मुकाबले में कैंडिडेट खड़ा था भारतीय जनता पार्टी का ना, उसकी हार का कारण भी यही है, क्योंकि उसने बातें बड़ी बड़ी की। क्योंकि नौशहरा के लोगों ने हमें जब उसको जिता के 2014 में भेजा था, वो उन नारों पे भेजा था जो नारे उन्होंने 10 साल में लगाए। लेकिन जब 10 साल बाद आज जब वो दोबारा मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ने आया, जो बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ नौशहरा से था, तो वहाँ वो लोगों ने वो सवाल पूछे कि भैया हमें बताओ कि 10 साल में क्या बदला आपने, जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ। नौशहरा ने लोगों ने कहा हमें नहीं पता क्योंकि हम बाहर गए नहीं, लेकिन आप बताएं कि नौशहरा के अंदर क्या बदलाव हुआ, हमारे बॉर्डर पे क्या बदलाव हुआ, आज हमारे जो नौशहरा की टाउन्स हैं उसमें क्या बदलाव हुआ। तो उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। उसके कारण एंटी इनकम्बेंसी के कारण आज लोग उसके खिलाफ वोट डाले, और हर जात, हर बरादरी, हर मजहब के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने सुरेंद्र चौधरी पे भरोसा किया। और मैं हमेशा भगवान से आगे यही दुआ करूँगा कि मुझे इतनी हिम्मत और शक्ति दे कि जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ बेरोजगार बच्चों ने मुझे वोट डाला, मेरे गरीब उन बुजुर्गों ने, मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने मुझे वोट डाला, मैं उनकी उम्मीदों पे, उनके विश्वास पे खरा उतरूँ।
सुरेंद्र साहब, उमर साहब ने बोला अभी 370 जो हम बात करेंगे, जब तक ये गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट, जब तक अगली वाली गवर्नमेंट है तब तक हमको रोकना पड़ेगा। लेकिन स्टेट हुड की बात अगर करें तो सबसे पहले जो जब असेंबली का सेशन स्टार्ट होगा, सबसे पहला जो कॉन्शो होगा उसमें ये डाला जाएगा कि स्टेट हुड हमें वापस दीजिए। तो अगर उसके लिए कोई हिंट्रेंस आ गई तो अगला क्या कदम रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का और आपकी पार्टी का? देखिए, फिलहाल तो हमारे सामने है कि हिंदुस्तान जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, और हिंदुस्तान के आइन में ही लिखा है कि डेमोक्रेसी किससे जिंदा रहेगी? लोगों से। जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, मैं कोई एग्ज़ाम पास करके नहीं आया, मैं यहाँ कोई रिटर्न एग्ज़ाम दे के नहीं आया, कोई इंटरव्यू दे के नहीं आया, मैं लोगों के उस दरबार से निकल के आया हूँ, लोगों के उन हाथों के साथ, उस उंगली के साथ निकल के आया हूँ जहाँ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बटन दबाया। मैंने उस माहौल से निकल के आया हूँ जहाँ जब देश की आज़ादी ली गई अंग्रेज़ों से, तो उन जो वीरों ने कुर्बानियाँ दी, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो सिख थे, ईसाई थे, उन्होंने इस देश को आज़ादी किस लिए दिलाई थी? क्योंकि अंग्रेजी राज को ख़त्म करने के लिए, उस डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए, उन्होंने रोज लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज़ादी पाई थी। और आज जब मैं चुन के आया हूँ, ये लोगों की आवाज़ मेरे पीछे खड़ी है। तो अब दिल्ली वालों को भी देखना पड़ेगा कि लोगों ने अपनी आवाज़ दे दी, उन्होंने एक मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। क्यों दिया? उन्होंने यही इसलिए दिया है कि जम्मू कश्मीर को एक पहला जो स्टेट जैसे स्टेट था वो स्टेट द्वारा वापस दिया जाए, जैसे होम मिनिस्टर साहब ने वादा भी किया हुआ है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के। और दूसरा जहाँ तक ताल्लुक है कि हमारी जो जैसे खुद ही होम मिनिस्टर साहब ने कहा हुआ है कि हम ये अश्योर करते हैं कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों के रोजगार बाहर की किसी भी स्टेट से हिंदुस्तान से कोई आके ना वो ज़मीनें हमारी छीन पाएगा, ना हमारे वो बच्चों के रोजगार ले जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पार्लियामेंट में आपने खुद सुना होगा, होम मिनिस्टर साहब ने कहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो स्पेशल स्टेटस जैसे हिमाचल के अंदर हम ना ज़मीन खरीद सकते हैं, ना वहाँ पे हम अपना कोई रोजगार ले सकते हैं बाहर के लोग, जैसे आज बिहार भी डिमांड कर रहा है, और बिहार को इसी एश्योरेंस के साथ वो एनडीए अलायंस में भी आया है। तो हम उम्मीद करेंगे हमारा स्टेटहुड भी वापस करेंगे, और हमारी ज़मीनें और हमारे बच्चों की नौकरियों को महफूज करने के लिए वो स्पेशल स्टेटस जो दिल्ली की सरकार है वो हमें देगी। सुरेंद्र साहब, जो हाल ही में इलेक्शन हुए थे 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, उसमें ये कहा जाता है कि जो आपके मेंबर पार्लियामेंट है मियां अल्ताफ साहब, जो की रोल रहे हैं चिनाब वैली या पीर पंचाल एरिया में, जो आपकी कैंपेनिंग हुई उससे आपको काफी फायदा मिला है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ग्रास रूट लेवल पे टिकी हुई पार्टी है, ये ऊपर से हवा में से नहीं आई। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मेरा 18-19 साल का एक्टिव पॉलिटिक्स में, क्योंकि 2008 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था, फिर 2014 में दूसरा लड़ा, और आज 2024 में तीसरा इलेक्शन लड़ा है। मैं एक ज़मीन से निकला हुआ एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं आज भी अपने आप को लीडर नहीं मानता, क्योंकि जो आदमी अपने आप को लीडर कहना शुरू कर देगा फिर वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। इसलिए मैं आज भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और वो पॉलिटिकल वर्कर हूँ जो ज़मीन से निकल के आया हूँ। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक वर्कर जो बड़ा मजबूत हैं, और जहाँ तक ये हमारी खिता पीर पंचाल की खुशनसीबी है, जब हमें डिलिमिटेशन के अंदर खिता पीर पंचाल को कश्मीर के साथ जोड़ा गया था, हमें थोड़ा सर्वैक हो गया था। हम सोचा यार अब हम कैसे मुगल रोड को वहाँ से कैसे वो पीर पंचाल को क्रॉस करेंगे, और हम कब पहुँचेंगे कश्मीर, और कैसे हम अपने मसले और मसाइल को हल कर सकेंगे, क्योंकि हमारा जम्मू जाना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट रहा, 10 साल MP रहा, तो उसने जो खिता पीर पंजाल में कुछ नहीं किया। तो लेकिन हम उसी से डरे हुए थे, कहते हैं सांप से डरा हुआ बंदा रस्सी को देख के डरता है। तो हमने हम कहा कश्मीर में कैसे हमारे काम होंगे। लेकिन हमारी खुशनसीबी उस भगवान का मेरे रब का शुक्रिया कि हमें मियां अल्ताफ साहब जैसा कैंडिडेट मिला। वो कैंडिडेट मिलने से हमें क्या हुआ कि एक तो क्योंकि मियां साहब से कोई चीज़ भूली नहीं है खिता पीर पंचाल से, क्योंकि इनकी फैमिली ने वहाँ से भी इलेक्शन कंटेस्ट किए हुए हैं, इनकी अपनी वहाँ रिश्तेदारियाँ हैं। हम लोगों के पास हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी इनका काफ़ी अपना असर रसूख है, और पीरी मरूदी का वहाँ पे एक रिश्ता है, ताना बाना हमारा है। तो लिहाजा वो जो इलेक्शन हुआ उससे क्या हुआ कि एक रिहर्सल हो गया। एक कोई भी दौड़ लगाने से पहले वार्म अप होते हैं ना, वो हम वार्म अप हो गए, और हमारी खुशकिस्मती, और उसके साथ साथ ही हमारा इलेक्शन MLA का आ गया और असेंबली इलेक्शन आ गया, उसका हमें फ़ायदा हुआ। और क्योंकि वर्कर पहले ही वार्म अप था, और उसके साथ ही वो असेंबली में कूद पड़ा। और जैसे आपने देखा होगा खिता पीर पंचाल के अंदर बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली, बाकी उसके हाथ से निकल गई, क्योंकि हमें खिता पीर पंचाल के लोगों को उन्होंने लड़ाने की कोशिश की पहाड़ी नॉन पहाड़ी के नाम पे, लेकिन हमारे लोगों ने फैसला सही फैसले, उन्होंने कैंडिडेट को देखा कि हमारा कैंडिडेट कौन सा है, किस पार्टी से है,
वो देख के उन्होंने, क्योंकि खाली आप नारा दे देंगे पहाड़ी नॉन पहाड़ी, उससे बात बनने वाली, वो तो लड़ाई की बात होगी। बात यह है कि 10 साल में ठीक है पहाड़ी स्टेटस आपने दिया, लेकिन उसके साथ साथ खाली पहाड़ी स्टेटस तो तब लगेगा ना एसटी सर्टिफिकेट अगर आप पढ़ पाएंगे, आपके लिए कोई नौकरियां निकलेंगी तो वहां लगाएंगे ना नौकरी। 10 साल में कौन सा जॉब निकला जी? आर्मी की भर्ती बंद होगी, पुलिस की भर्ती कोई नहीं हुई, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट डिफंक्ट हो गया, क्योंकि जो लोग रिटायर हुए उनकी जगह ना डॉक्टर लगा, ना उनके अंदर पैरामेडिकल स्टाफ लगा, इवन के चपरासी भी नहीं लगा, जो रिटायर हो गए, पोस्टें खाली पड़ी हैं। स्कूलों में भी यही हाल हुआ। और कितने 45 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिया। अगर मजा तब था कि आप नई रिक्रूटमेंट करते, रिक्रूटमेंट की नहीं, उन स्कूलों में जब मास्टर रिटायर हो गए आपने स्कूल मर्ज कर दिए। तो वो जब पहाड़ों के दूर दराज इलाकों में स्कूल जब मर्ज हुए, जैसे आप एक पहाड़ के ऊपर स्कूल है, जब उसको मर्ज करके नीचे जोड़ देंगे, वो पहाड़ से एक बच्चा छोटा माँ बाप कैसे भेजेंगे? लड़के को तो भेजना दूर, बेटी को कैसे भेजेंगे? तो ये मुश्किलें इन 10 सालों में आई। ऐसे और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिसके कारण इन लोगों को नुकसान हुआ, और आज मियाँ साहब के आने से हमें फ़ायदा हुआ। और उसका सबसे फ़ायदा 10 साल में कितना पीर पंचाल की बात जो कोई नहीं कर सका वो मियाँ साहब ने की। हमारा रेलवे का मसला था, आपको भी याद है कितनी बारी पार्लियामेंट में हम लोगों ने कहा, तो लेकिन है कि युगल किशोर शर्मा साहब जो है पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट था बीजेपी का, एक बार भी उसने हमारे किता पीर पंचाल की रेलवे लाइन की बात नहीं की, हमारी 4 लेन की बात नहीं की, हमारी मुगल रोड की टनल की बात नहीं की। आज मुगल रोड के हालात के आप देखें, यहाँ से जाना हो तो बबलिया जब पहुँचो तो रोड की खस्ता हालत है, कभी आप कवर भी कर सकते हैं उसको। तो इसलिए ये बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटलों की बात, ग्रीफ की जो रोडें जो आपकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं उसकी भी मियाँ साहब ने बात की। मतलब जो 10 साल में बीजेपी का एमपी नहीं कर सका वो 2 महीने में हमारे मेंबर पार्लियामेंट मियाँ अल्ताफ साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने बातें की। इसलिए लोगों में एक भरोसा जगा कि नहीं, हमने एक सही एमपी चुना है। तो उसके साथ साथ उन्होंने यही फैसला किया कि हम सही एमएलए भी चुनेंगे। आज पुंछ में एक डिमांड रही लोगों की, जिसमें सोशल मीडिया में भी आया कि जब मिनिस्टर बनेंगे 10 मिनिस्टर जो अभी यूटी में अभी जो रूल्स है जो 10 मिनिस्टर में उसमें पुंछ का भी होना चाहिए, और अगर सुरेंद्र चौधरी उसमें लिस्ट में नहीं होंगे या पुंछ का होगा तो कुछ नाराजगी तो लोगों को नहीं होगी कि पीर पंजाल से कोई मिनिस्टर नहीं आया। देखिए दूसरा क्या कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन सुरेंद्र चौधरी का जहाँ ताल्लुक है मैं मिनिस्ट्री के पीछे नहीं हूँ। मेरे रब ने जो मुझे बनाया है ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों का हमेशा बचपन से लेकर इस उम्र तक सपना रहता है कि हम असेंबली में जाएं या पार्लियामेंट में जाएं। मेरे रब ने, मेरे भगवान ने मुझे इस मुकाम पे भेजा है, मुझे असेंबली के बीच भेजा है कि मैं नौशहरा के लोगों की बात रख सकूं, मैं खिताब पीर पंचाल की बात रख सकूं, मैं जम्मू प्रोविंस की बात रख सकूं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात रख सकूं। ये मौका मुझे मेरे रब ने दिया है, मैं इसी में खुश हूँ। रही मिनिस्ट्री की बात, मिनिस्टर बन के क्या कर लोगे? आपके मुंह पे ताला लग जाएगा। लेकिन एज ए एमएलए जितना वोकल होकर और जितने जोर शोर से आप अपने लोगों की आवाज उठा सकते हैं, आप मिनिस्टरों को घेर सकते हैं, इतना आप मिनिस्टर बन के आप भी जानते हैं मिनिस्टर बोल सकता है क्या? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर सकता, बाकी तो बाहर की बात है। तो लिहाजा मैं जहां हूं मैं वहीं खुश हूं। हाँ, अगर कोई डिमांड कर रहा है तो वो उसको पता होगा कैसे कर रहा है, लेकिन सुरेंद्र चौधरी को कोई डिमांड नहीं। मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब जो फैसला करेंगे क्योंकि अब हमें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ मिनिस्ट्री की नहीं कि कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं, यहाँ बात है कि जम्मू कश्मीर का खोया हुआ वो हिस्सा जो स्टेट और स्पेशल स्टेटस का हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि हमारी बच्चों की ज़मीनें ही महफूज नहीं, हमारे बच्चों के रोजगार ही महफूज नहीं रहे, तो जम्मू कश्मीर के आप मिनिस्टर बन के क्या कर लेंगे? तो इसलिए मेरे मुद्दे कुछ और हैं, क्योंकि मैं हट के एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं उसकी तरह नहीं हूँ कि भाई क्योंकि मुझे लोगों ने एज ए एमएलए चुन के भेजा है। अब एज ए एमएलए मैं कितना डिलीवर कर पाता हूँ मैटर वो करता है, मिनिस्टर बन के क्या कर लेंगे। तो इसलिए ये कोई अगर कोई बातें हो रही हैं तो मुझे नहीं पता, जिन्होंने की हैं उनसे आप पूछें। लेकिन जो अपना मेरा एक स्टैंड है मैंने क्लियर किया कि एज ए एमएलए मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ बशर्ते मिनिस्टर बनने के बाद। आखिर में एलजी साहब के पास जो 5 सीटें थी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये आया था तस्वीर के हम वो सबमिट करेंगे, हम आपको सजेशन देंगे कि किसको आप वो करोगे, जो 5 सीटें एलजी साहब के पास है उस पर आपका क्या राय है? देखिए इसमें तो मेरी लीडरशिप है, उमर साहब फारूक साहब हैं, वो इस पर बात कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा जो बाकी आपने सवाल पूछे जो मेरे अपनी औकात और हैसियत में मैं उतनी तक की बात करूँगा। जो मेरी कुछ बातें ऐसी हैं जो दिल्ली के लेवल तक हैं या सीनियर उमर साहब वो फारूक साहब हैं, मैं उसमें ऐसे अपनी लात भगाऊंगा तो अपनी लात तोड़ूंगा, उसमें कोई बात बनती। आखिर में एक सवाल करेंगे, जो आपको लगा इलेक्शन के बाद जो आपकी जीत रही, एक बड़ी जीत रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी उमर अब्दुल्ला को मुबारकबादी की और उमर साहब ने भी वहां पे रिप्लाई किया, क्या आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक प्लेटफॉर्म बना के देगी कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो, पीस हो, बाकी चीजें हो? देखिए मैंने कहा ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप बड़ी सुलझी हुई लीडरशिप है।
और हमेशा हम लोग हिंदुस्तानी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी हमने देश के खिलाफ कोई बात नहीं की। इवन जहाँ कश्मीर के लोग हैं, चाहे जम्मू के लोग हैं, कभी देश के खिलाफ कभी किसी ने बात नहीं की। अब कुछ लोग हैं जो मर्जी बोलें, चंद अब अच्छे से अच्छा चावल भी लोग हैं, एक उस चावल में कुछ ना कुछ बंड होती है। वो एक आधा आदमी कुछ बोले तो उसका मतलब नहीं होता कि पूरा जम्मू कश्मीर बोल रहा है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर, हम लोग इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने में विश्वास रखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, और हम चाहते हैं ये देश मजबूत हो। लेकिन अब रही बात कि अगर हम ये चाहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, वो भी हमारे इस बात को समझेंगे, इस डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर में मजबूत करेंगे। और जम्मू कश्मीर के जो मसले मसाइल हैं, जो हमारे लोग जो लोग चाहते हैं, उन्होंने अब देख भी लिया। जो मैंडेट 2024 में आया, इस मैंडेट का एक सामने एक निशानी है कि वो जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब बिल्कुल आराम से जो हमारी लीडरशिप चाहती है इनको, और वो बात उनकी मानेंगे और वो वही फैसला करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी मजबूत हो। और जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी मजबूत होगी तो उसका मतलब पूरे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत है। ये थे नौशहरा के जीतने वाले एमएलए सुरेंद्र चौधरी साहब, जिसने बीजेपी के कदावर नेता को हरा दिया था। और ये इसका यही मानना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम पूरी तरह से डेमोक्रेसी पे भरोसा रखते हैं और हमें उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। और जब कश्मीर में पीस डेवलपमेंट हो जाएगी और पूरे इंडिया में वो हो जाएगा। अब देखना ये है कितनी कामयाब रहेगी आने वाली गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो शायद बुधवार को हलफ भी लेगी। और कल शाम को जो एलजी साहब के साथ फाइनल भी हुआ था, जो वहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन की थी उमर अब्दुल्ला ने, और आपने देखा कि यहाँ पे सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और नौशहरा से जीतने वाले एमएलए। अब आने वाले दिनों में इंतज़ार करना होगा इस चीज़ का, कब सीएम बनेगा, कब कैबिनेट मिनिस्टर 10 बनेंगे। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी,